फिर उसको बाद ब्रेक दे दो तो उसको एनालिसिस करता है, वो समझता है। मैं समझ पा रहा हूँ कि इतने देर से बैठे तो हम सबका दिमाग एक है, तो जैसे है बातें तो आ रही है, अब ओवरलोड हो गया तो एक गिलास पानी में जितना आएगा तो आएगा नहीं, बाकी भरेंगे तो ड्रम से ड्रम भरेंगे लेकिन पूरा पानी बाहर जाएगा। मैं अपनी बात को शॉर्टकट करते हुए मैं एक तथ्यात्मक बात करना चाहूँगा कि हमारे समाज को भविष्य दिखाना होगा और दूसरा आवश्यकता पैदा करनी होगी, क्योंकि जब भविष्य दिखाते हैं तो जीने की तमन्ना बढ़ जाती है और आवश्यकता जब उसके सामने महसूस कराते हैं तो उसको पाने के लिए हाथ आगे बढ़ पाते हैं। तो हमारे समाज को लगता है ज़रूरत ये है कि आवश्यकता को पैदा कर दो तो पानी का तूफान भी आ जाए तब भी यहाँ बैठा रहेंगे, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर 1-1 लाख रुपए एक आदमी को मिलने की आस में हम लोग अगर आए हों और इस समाज को घोषणा कर दिया जाए कि जितने बैठे हैं सबको 1-1 लाख रुपए दिया जाएगा ताकि आप अपने बच्चों को अच्छे से शिक्षा दे सकें, तो मैं नहीं समझता कि आंधी भी आएगी, पानी भी, बारिश होगी, बाढ़ भी आएगी तो शायद यहाँ पर से टल जाएंगी। क्योंकि मैंने ये भी कह रखा है, एक वार्निंग दिया है, अगर यहाँ से गए तो 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तो सब चूँकि आपका दिमाग काम कर रहा है कि 1 लाख रुपये छटक जाएगा, तो पानी तो आया है चला जाएगा, आंधी 2 मिनट के लिए आई है चली जाएगी, भूकंप 2 मिनट के लिए आया है चला जाएगा, लेकिन ये पैसा देने वाले इतने लोग बैठे हैं ना, दोबारा नहीं मिलेंगे। हो सकता है 1 लाख मिल जाएगा तो कुछ हो जाएगा। मतलब उनकी आवश्यकताओं को एक बार उनको आगाह करा दीजिए और उससे आगाह है बस नहीं, चूँकि कह देंगे कि मिठाई खा लो, उससे पेट भरने वाला नहीं है। एक रसगुल्ला उनको पकड़ा दो और फिर खा लें, फिर उसको हम पूछे कि कैसा लगा, तब वो बताएगा बड़ा अच्छा लगा, मीठा लगा, पेट में गया, अच्छा लगा। कहने का मतलब ये है कि समाज में तो हम बहुत काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उद्धार क्यों नहीं हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। सरकार की हजारों योजनाएं हैं फिर भी हम वहीं के वहीं हैं। दूसरा सवाल, वजह क्या है? इतनी साधन है बावजूद भी क्यों सरकारी स्कूल यहाँ पर है? ये सरकारी स्कूल में आए तो बैठ के देख रहा था कि कितना शानदार भवन है, सरकार ने दिया है। इसके अंदर पढ़ाने वाला टीचर सरकार ने दिया, उसको पैसा देकर पढ़ाता है। इस स्कूल के अंदर बैठे हुए विद्यार्थी यहाँ पे के समाज के न हैं, फिर क्यों हम अलग से जगह ढूंढते हैं कि भैया एक जगह दे दो वहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? मैं नहीं, इसके सख्त खिलाफ हूँ। जब सरकार वेतन देकर के पढ़ाने वाला आपके समाज को नियुक्त किया है, आपके लिए स्कूल भी दिया है और आपके इस प्रांगण में उर्दानी टोला में ये स्कूल भी है, तो एक तो हमको छोटा सा प्रयास कर लेना चाहिए। क्या? जब घर में हम सुबह उठते हैं तो झाड़ू तो पहला लगाते हैं, तो अगर इस मैदान को साफ कर देते तो यहाँ सांप बिच्छू नहीं होता, तो हमारे बच्चे शांति से पढ़ते। दूसरा, इस विद्यालय को अगर हम साल में एक बार चूना से मिटवा देते तो चूँकि हमारा मन वही लगता है जहाँ साफ़ सुथरा जगह होती है, बाकी खाना बहुत अच्छा परोस दो लेकिन मक्खियाँ उड़ रही होती हैं तो हम खा नहीं सकते हैं। इसी तरह हमारा शिक्षा है, अगर शिक्षा को देने के लिए एक शांत वातावरण, साफ सुथरी जगह हो तो ही हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आखिरी वक्त में कि अभी पढ़ लिख करके स्कूल से कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाकर एमए और एमएससी करोगे, कोई ने पीएचडी करा दिया तो पीएचडी करके प्रोफेसर बन जाओगे, लेकिन बोलना ही नहीं आता आपको। मैंने ये प्रयोग सर्वे किया है कि हमारे समाज के पढ़े ये यूथ जो एमए एमएससी किया है उसको बोलना ही नहीं आता है। बोलना नहीं आते का मतलब ये है कि आपको अंदर से आता तो बहुत है, पर बोला कि आप स्टेज के सामने खड़े होकर के 2 शब्द बोलो तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के जो शिक्षक वर्ग है, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है, बच्चों को एक एक्सपोजर दे कि हमको बोलना कैसे है, बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से कुछ मिलता है। अगर वो बच्चा की जो कहानी बताया था, अगर रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती, चुपचाप रहता तो उसको दूध नहीं पिलाती, तो आपको कुछ न कुछ आवाज़ निकालनी होगी तो सरकार भी आपको देगी, समाज भी आपको देगा, और जब आपको देगा तभी आपका कल्याण होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, जैसे बोला जाता है ना आरक्षण ख़त्म कर देंगे, बोला जाता है ना जो मिला वही ले लो, नहीं दे आओ न मिलेगा। हम ऐसा सुनकर चले आते हैं, अरे भैया आरक्षण ले लो, क्या दिक्कत है, हमें आरक्षण चाहिएगा क्या? नहीं, पर चाहिएगा। क्यों चाहिएगा? क्योंकि आरक्षण गरीबी हटाने का नहीं है, आरक्षण अपने अपने समाज के लोगों को वहाँ तक बैठाने का है जहाँ पर समाज के लिए निर्णय दिया जाता है। क्योंकि अगर हमारे समाज का डॉक्टर होगा तो जब हमारे समाज का बीमार व्यक्ति जाएगा तो
वो चूंकि अपने समाज का डॉक्टर है तो जानता है कि ये बच्चा कहाँ खेल के आया है, तो इसको कौन सा वायरस, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सी गंदगी की वजह से इसको बीमारी हुई है, तो बगैर उसको ज़्यादा पूछे जाने उसकी इलाज कर देगा और वो बच्चा ठीक हो जाएगा। इसलिए आरक्षण देकर उसको डॉक्टर बनाया जाता है। आरक्षण मतलब सहूलियत दे करके उस लीडरशिप के कुर्सी में बैठाया जाता है। अगर मान लीजिए वहाँ पर दूसरा समाज का व्यक्ति होगा तो पहले तो ये नाड़ी पकड़ेगा, पूछेगा आप कहाँ के हो, क्या करते हो, खाते हो, हाँ खेलते कहाँ हो, बता देगा नाली, गंदे नाली में खेलता हूँ। अच्छा तुमको ना वो कोई कीड़ा काट दिया इसीलिए ऐसा हो गया। और अगर मेरे समाज का डॉक्टर होगा तो पहले जानता है ना, चूँकि उसी समाज से आया, जानता है कि हमारे बच्चे कहाँ कहाँ खेलते हैं, इसलिए वो बगैर कुछ पूछे उसकी चेक करेगा और इलाज दे देगा। कहने का हमारा मतलब ये है कि हमारे समाज का व्यक्ति आरक्षण यानी उस साधन को, उस सहूलियत को पा करके उस कुर्सी पर चला जाएगा तो वहाँ से अपने समाज का नेतृत्व करेगा तो हमारा समाज भी ऊपर उठ के आएगा। लेकिन गलती कहाँ कर रहे हैं, हम प्रोफेसर बन गए, आप टीचर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप नेता बन गए। कैसे बन गए भाई? आपको समाज ने जाति प्रमाण पत्र दिया तो आपको रिजर्वेशन मिला, रिजर्वेशन मिला मतलब नेतृत्व मिला, नेतृत्व करने के बदौलत आप उस कुर्सी में बैठ गए। वहाँ पर जब बैठ गए तो लाखों रुपए आपको वेतन दिया जा रहा है। अब आपका कर्तव्य क्या बनता है? तो अपना कर्तव्य वो क्या समझते हैं, मेरे को अगर 1 लाख रुपए वेतन मिल रहा है, 2 हम 2 हमारे, इसके अलावा दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और जब उसके ऊपर जब कोई आरोप लगता है तो बचाओ मेरा आरक्षण जा रहा है, वाह है। जब आपको हमने समाज से जाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र दे करके आपको नेता बना दिया कि आप जाकर के हमारे अधिकार की बात करो, आपको हमने प्रोफेसर बना दिया, आप जाकर के हमारे समाज के बच्चों की साइकोलॉजी को पकड़ो। और अगर उमरिया का बच्चा शहडोल पढ़ने गया है इतनी दूर से, अगर एक क्लास से एक टीचर नहीं लिया, बोले कि आज जाने दो क्या दिक्कत है, आज मन नहीं कर रहा है, एक टीचर इतना ही कहता है आज मेरे को मन नहीं कर रहा है, आज नहीं पढ़ा तो आज चले जाओ। उसको ये नहीं समझता कि बेटा तू आया कहाँ से है, ये नहीं जानता कि शहडोल और कहाँ व्यवहारी से आकर को बच्चा आया है पढ़ने के लिए, और सिर्फ आप 40 मिनट ही पढ़ाओगे और 40 मिनट कह रहे हो आपको हमको मन नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसके अगेंस्ट आप खड़े हो जाइए कि क्यों नहीं पढ़ाओगे। आपको 5,000 पर डे दिया जा रहा है तो आपको पढ़ाओगे क्यों नहीं? आपको सरकार इतनी क्यों दे रही है, लड़ जाओ ना। तो हमारी गलती ये है कि हम सब जगह हैं लेकिन हम अपने समाज को वो जगह नहीं दें। अपने जेब का 5 रुपये देने से हम आगे नहीं आते। अपने समाज को फोकट में एक पंखा दे देने की नहीं, अपने समाज को PSC की किताब को देने के लिए ये किताब हम एक बच्चे को डोनेट कर दें। इस अगर उमरिया समाज में 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो IAS की नौकरी करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास किताब नहीं है, नहीं तो मैं तैयारी करके मैं IAS बन जाता। मैं जानता हूँ कि इस उमरिया में इतने सारे हमारे बीच के संपन्न लोग हैं, एक किताब डोनेट उसको कर दो, मुश्किल से 5 या 10 किताब उसको चाहिएगा, और वो अगर 5 तो कलेक्टर बना दो तो 5 जिले का कलेक्टर होगा। 5 जिले एक का कलेक्टर अगर देख लो तो हमारे समाज कलेक्टर होगा तो 5 जिले के आदिवासियों का उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कितने कलेक्टर की हम बात कर रहे हैं? 5 ठो। अरे 5 भी छोड़ दो ना, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। 1 ठो कलेक्टर बना दो, एक जिले में बैठा दो। एक जिले का कलेक्टर कम से कम गरीबी से आया तो समझेगा ना कि हमारे समाज की गरीबी क्या है। हमारे समाज में जो फोकट में अनाज, फोकट मतलब थोड़ा सा शब्द सही नहीं है, जो सरकार की योजनाओं के तहत जो सुविधाएं हैं वो कलेक्टर अगर आपके समाज का होगा तो पूरी तरह से वो जा करके देखेगा कि समाज को मिल रहा है कि नहीं। तो मैं कहता हूं कि आपके पास इतनी संपदा है, आपके अंदर इतनी ताकत है, और ताकत को दिलाने वाला कोई नहीं है। मैं बता दूं कि आपकी ताकत क्या है। 100 फीट के अंदर से पानी निकाल लेने की अगर क्षमता है तो एक आदिवासी कुआं खोद के निकालता है। दुनिया में ऐसी किसी व्यक्ति की, समाज की ताकत नहीं है कि 100 फीट के अंदर कुआं खोद करके पानी निकाल दे। नंबर 2, इस उमरिया और नौरोजाबाद में कोयले खदान भी है। उस कोयले खदान के कोयला निकालने वाला जो सबसे नीचे काम कर रहा होगा वो हमारे आदिवासी समाज का एक बहुत मजबूत मजदूर काम कर रहा होगा, और वो कोयला निकाल करके ट्रकों में जाता है, रेलवे में जाता है, जाकर बिजली उत्पन्न होती है। वो बिजली बन करके जब वापस गाँव में आती है तो उस बिजली को लिए लगते हैं हमारा मजदूर वर्ग, हमारा आदिवासी समाज। क्यों? उस गहराई में खतरे में जाकर काम कर रहा है, उससे जो बिजली बनती है उस बिजली के लिए लायक है। और आज भी हमारे बच्चे अंधेरे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों नेताजी, आपका काम नहीं था कि आप बिजली दिलवा देते? क्यों अधिकारी महोदय, आपका काम नहीं था कि आप अपना कागज़ थोड़ा साइन कर देते तो बिजली पहुंच जाती? क्योंकि आज भी लालटेन में हम क्यों पढ़ रहे हैं? 73-70 साल आज़ादी की, काहे की आज़ादी? अभी जब अंधेरे में है, लेकिन अंधेरा भी हमको अच्छा लगता है, उजाला भी अच्छा लगता है, दोनों अच्छे लगते हैं। अगर मैं चोर हूँ तो अंधेरा अच्छा लगेगा, अगर मैं साहू हूँ
ईमानदारी हो, उजाला अच्छा लगेगा, क्योंकि चोर को चोरी करने के लिए अंधेरा चाहिएगा, तभी चोरी कर पाएगा, नहीं तो चोर रीत नहीं कर सकता, इसलिए अंधेरा भी अच्छा है। अगर ईमानदार व्यक्ति है तो उसको उजाला चाहिएगा, क्योंकि उसको उजाला अच्छा लगता है, सही चीज़ अच्छा लगता है। और जो बहादुर है ना, जो बहादुर, उसको अंधेरे से भी उजाले दोनों पसंद आते हैं। उसको योद्धा है ना, तो उससे अंधेरे उजाले से कोई डर नहीं। अंधेरे में आएगा तो भी मैं पीट दूंगा, उजाले में आए तो दिख ही जाएगा। अंधेरे में एहसास कर लूँगा, अगर मेरी पढ़ाई ठीक ठाक है तो मैं, अपनी बुद्धि इतनी तेज़ है कि मैं अंधेरे में उस आवाज़ को पहचान जाऊँगा कि शेर दहाड़ रहा है या बदमाश दहाड़ रहा है, और पहचान जाऊँगा। लेकिन हमारी क्वालिटीफुल जब शिक्षा होगी तब ना ऐसा कर पाएंगे। शायद मैं बोलते बोलते ज़्यादा बोल पा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट करना तो चाहता हूँ लेकिन लंबा हो जाता है। लंबा ऐसे हो जाता है कि वो जो शिक्षा नाम की बंदर की पूँछ वो माना जाता है कि नहीं, बढ़ती जाती है। वो सर ने कहा था ना कि शिक्षा की शेरनी का जो दूध पिएगा वही दहाड़ेगा, वही दहाड़ेगा, दूसरा नहीं दहाड़ेगा। मेरे को लगा कि ऐसा गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शिक्षा रूपी शेरनी का दूध जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मेरे दिमाग में कीड़ा काटा उसी समय। वो कीड़ा क्या बोला कि शेरनी का दूध तो निकालना ही बड़ा मुश्किल काम है, तो पिएंगे कैसे? पहला काम तो निकालना होगा, फिर वो गिलास में आएगा, फिर हम पिएंगे, जब अंदर जाएगा तो कुछ ताकत मिलेगी, फिर हम दहाड़ेंगे, चौथे स्टेप में दहाड़ेंगे। तो पहले स्टेप गड़बड़ है ना, दूध निकालें, शेर के दूध निकालना बड़ा मुश्किल काम है। हिम्मत करके गया तब तो निकाल लेंगे, चूँकि इतना हाई को अगर अटैक किया तो मैं मर जाऊँगा ना। बात सही है, शिक्षा इतनी सरल होती था, हर कोई ले करके, और सब कोई बड़ा भारी हो जाता है। पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल। बच्चों को बोलो पढ़ने बैठो तो कान खजुआते हुए बोलता है भूख लगी अब जाता हूँ, उसको संभालना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए राष्ट्रपति के बगल में प्राइमरी के टीचर को कुर्सी दी जाती है, क्योंकि प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने ना टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर है। हम लोग तो गए 40 मिनट लेक्चर दिया, इतने सारे विद्यार्थी बैठे तब भी समझा दिए कोशिका किसको कहते हैं, शेर कब शिकार करता है, लोमड़ी कब जागती है, शेर कब सोता है, क्यों सोता है, फिर इसके बाद क्या करेगा, ये सारी तो हम ऐसे बोल दिए तो समझ गए। लेकिन जो 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का बच्चा जो प्राइमरी में पढ़ रहा है, उसको टीचर से पूछे, उसको पूरा पसीना निकल आता है समझाते समझाते, दो ना का होगा। तो इसीलिए उसको कुर्सी दी जाती है वहाँ। अगर वही इज्जत इस टीचर को मिलती ना हमारे देश में, आज प्राइमरी का टीचर, आज हम कहते हैं जब जाता है बच्चा कॉलेज में तो बोलते हैं बेटा बर्टी बेटा क्या है, जूलॉजी कहूँ तो बर्टी बेटा, बोलता है साहब हमको समझ में नहीं आता बर्टी बेटा क्या है। तो हमने हिंदी में बोला, क्योंकि इंग्लिश तो उसको है ही नहीं है वो पूरे खानदान में, पूरे उसके वातावरण में। तो हमने कहा कसेर को समझते हो, बोला ये भी नहीं समझ में आता कसेर को क्या होता है। अब मुश्किल हो गई ना, हिंदी बता रहा हूँ तो नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश बता रहा हूँ तो नहीं समझ में आ रहा है, गोंडी भाषा मेरे को आती नहीं है, अब क्या करें? फिर गमई भाषा, गमई भाषा क्या बोलूँगा, तू पीठ की हड्डी समझता है ना, पीठ की हड्डी, हाँ साहब, यस यस यस, हाँ रीढ़ की हड्डी समझ, उसी को बायोलॉजी की भाषा में रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, इसको वर्टिब्रल कॉलम बोला जाता है। अच्छा ऐसा है, अब बताओ कितना दूरी पीछे आकर के तब बताएं, तब वो जा रहा है। अच्छा इसी को वर्टिब्रेटा, अब किताब में पूछेगा तो रीढ़ की हड्डियाँ तो नहीं पूछेगा ना, वहाँ तो वर्टिब्रेटा पूछेगा। इसके बारे में साइंस के विद्यार्थी होंगे तो उसमें क्वेश्चन आता है वर्टिब्रेटा के बारे में लिखिए, तब वहाँ कितनी मशक्क़त करनी पड़ेगी। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लोकल भाषा को सीखिए। साहब ने कहा था अपनी गोंडी भाषा को सीखिए, क्यों सीखिए, बड़ा कठिन है, लेकिन अपनी भाषा का आदान प्रदान करने के लिए वही ज़रूरी है ना, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप गोंडी भाषा जानते हैं तो आप आदिवासी हैं, नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेज हैं, अंग्रेजी जानते हैं अंग्रेज हैं, उर्दू जानते हैं तो कोई और होगा, फारसी जानते हैं तो कोई और है, अगर गोंडी जानते हैं तो आप गोंड हैं, पीला पीला कपड़ा पहनते हैं तो गोंड हैं, और क्या अच्छा मेहनती हैं तो आप गोंड हैं, नाक मोटा मोटा है, शकल थोड़ा बिगड़ी हुई है, उतना शानदार नहीं है तो गोंड है, तो आदिवासी है, गोंड भी नहीं कर सकते, आदिवासी है। नाक मोटा हो, चमड़ी काली काली हो, हाइट में ठीक ना हो, पैर बड़े कटे फटे हों, हाथ में ठेठे पड़े हों, ऐसा जिसकी पहचान हो वो बाहर से देखने में आदिवासी है। नंबर 2, जैसे अभी नृत्य चल रहा था, ऐसे नाचने वाले जिसमें कला होगी, ऐसी कल्चर होगा, वो आदिवासी है। गाने में वो गोंडी भाषा आदिवासी गाना गाता होगा, वो आदिवासी है। ये अगर इस पहचान को अगर मादर बजाता है, तबला बजाता है, ड्रम बजाता है, तो ये आदिवासी है। अब ये आदिवासी की पहचान तो देख करके हो गई,
अब चलते हैं जाति प्रमाण पत्र। अब ये बोले कि ये हमको आता नहीं, हमसे कोई पूछे तो ना कुछ नहीं आता। इतने जितने बैठे हैं तो मुश्किल से कोई, वो साहब हमारे सब कुछ जानते हैं, व्याख्याता महोदय हिराम सर बहुत लगोटिया यार हैं, वो सब जानते हैं। अगर बाकी यहाँ वह सर्वे करें 1 लाख रुपए उसी को दूंगा जिसको पूर्णतः गोंडी भाषा, गोंडी गीत, गोंडी नृत्य, गोंडी कल्चर, गोंडी शादी, गोंडी, उसी को दूंगा। एक ठो न मिलेंगे, एक ठो। तो अब जरा सोचिए कि ये पहचान तो ख़त्म, एक पीढ़ी बाद। दूसरा पहचान प्रमाण पत्र, कौन सा? जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र इतना फोर्जरी बन रहा है कि ये तो फोर्जरी बन जाता है। हो सकता है कि 10 साल 20 साल बाद ले जाके जाएंगे, मैं गोंड जाति का हूँ, मैं पंचका जाति का हूँ, मैं कोल जाति का हूँ, बोलेंगे भाई साहब फोर्जरी बनता है। अभी फोर्जरी कितने पकड़े जा रहे हैं? फोर्जरी बनता है, आप आदिवासी नहीं हो। अगर बाइबल लेते समय बोला ये फोर्जरी हटाओ, ये आदिवासी नहीं, देखने में चिट्ठा चिकना, नाम ना बताएं कि फलाने सिंह गोंड, फलाने सिंह ये फलान ढम का, सीधा नाम बस बताएं प्रेम कुमार, शंकर सिंह। तो शक्ल से तो आज की डेट में जीन थोड़ा चेंज हो गया ना, वातावरण ठीक ठाक मिला, हवा, कूलर, ऐसा वैसा मिल रहा है, इसलिए अब रंग चेंज हो रहा है। उस समय कुछ मिलता नहीं था, दिन भर काम किए तो नाक मोटी, वहाँ बेबाई, चेहरा काला, शकल सूरत बिगड़ी, तो कहाँ से? तो बाहरी दिखावट तो ख़त्म, कल्चर भी ख़त्म, जात पाँव पर फोर्जरी। अब आदिवासी की पहचान बची क्या? बची क्या? कुछ नहीं। साबित करते रहो कि मैं आदिवासी हूँ, इसलिए सरकार की योजना मुझे मिलनी चाहिए, इसलिए आरक्षण मुझे मिलना चाहिए। नहीं मिलने वाला। पहचान दोगे तब मिलेगा, नहीं पहचान दोगे नहीं मिलेगा। इसीलिए लास्ट में कहना चाहूँगा, नाच सीख लो, बच्चों को नाच सिखाइए, बच्चों को आदिवासी गाना सिखाइए, बच्चों को आदिवासी बजाना सिखाइए। बाकी पढ़ लेंगे, पढ़ करके जब समझदार हो जाएंगे ना तो ये सब कर लेंगे। क्या नाच गा करके पढ़ लेंगे या पढ़ करके नाच लेंगे? मैं कहता हूँ नाच करके पढ़ नहीं सकते, पढ़ करके नाच लेंगे। पढ़ लेंगे तो नाच लेंगे, फिर कहता हूँ पढ़ लेंगे तो नाच लेंगे, क्योंकि समझ आ जाएगी ना कि पहचान को बचाना है तो कल्चर को बचाना है, और कल्चर को पहचान बचाना है तो नाच गाना आना चाहिए, नहीं तो कल भगा दिया जाएगा, सुविधा नहीं मिलेगी। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति समझेगा तो उस कल्चर को आगे फॉरवर्ड करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। जब इनके 163वां जन्मदिन आज मना रहे हैं, इस पीढ़ी को अगर हम बढ़ाएंगे तो 63 क्या युगों युगों तक हमारे कल्चर को मेंटेन रखेंगे। यही कल्चर आपको बताएगा कि यू आर ट्राइबल, यू आर ट्राइबल, अदरवाइज यू आर कॉमन मैन, आप कोई और होगो। इसलिए अगर आपको चाहिएगा लीजिएगा। लास्ट में एक ये जो सबसे पीड़ा है कि जंगल, जल, ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जंगल, जल और ज़मीन, इसको जितना धीमा बोलेंगे उतना ही समझ में आता है। जल्दी जल्दी बोलें तो लगता है ये तो कुछ राजनीति चल रही है। धीमा, जंगल, जल, ज़मीन। पूरी दुनिया में क्या आदिवासियों को पड़ी है इन तीनों की लड़ाई लड़ने के लिए? पानी किसी को नहीं चाहिएगा क्या? ज़मीन से उपजा हुआ सोना, ज़मीन से निकला हुआ गेहूँ, ज़मीन से निकला हुआ चावल दुनिया में किसी को नहीं चाहिएगा क्या? तो उस ज़मीन हम ही लड़ें, जल को हम ही बचाएं। और रहा जंगल, जंगल है तो मंगल है, जंगल नहीं तो देख लो कैसे बड़े अभियान चले। जंगल बचाओ, जंगल लगाओ, जंगल काटोगे तो जेल के अंदर ठूंस देंगे, जंगल काटोगे तो हम धारा लगा देंगे, शेर को मारोगे तो हम जेल के अंदर। अरे ये सभी को सबकी ज़रूरत है, शुद्ध ऑक्सीजन सबको चाहिएगा, है ना। इसलिए हम लोग जब साइंस में पढ़ाते हैं तो बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र। उसमें भैया क्या है पारिस्थितिक तंत्र? तो बोले कि ऐसा है, एक घास का मैदान, घास के मैदान में घास को खाया टिड्डा, टिड्डा को खाया मेंढक, मेंढक को खाया सांप, सांप को खाया मोर, मोर को खाया बाज, बाज को खाया कोई नहीं, बाज को खाया कोई नहीं। वो इतना ऊपर उड़ता है कि उसको ताकतवर कोई है नहीं, तो एक दिन बूढ़ा होकर मर जाता है तो वापस जमी पे आता है और उसको छोटे छोटे बैक्टीरिया सड़ा देते हैं, सड़ा करके उसको खाद बना देते हैं। वो खाद फिर से चली जाती है घास के पास, घास को चाहिएगा खाद। इस तरह से एक सर्किल बनता है, इसको बोलते हैं घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। ऐसे घास में होता है, ऐसे जंगल में होता है, ऐसे पानी में होता है, ऐसे रेगिस्तान में होता है। तब जाके बच्चा समझता है, मज़ा भी आ जाता है, समझ भी जाता है और
और समझ में आ जाता है बचाने के लिए लड़ाई भी लड़ता है, और जब उसको उजाड़ता है तो आ जाता है। लास्ट में फिर मैं कहता हूँ, आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस, आखिर विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाते थे भैया, सोचा कभी ने? इसलिए कि आदिवासी को बचाओगे तो जंगल बचेगा, जंगल बचेगा तो मंगल आएगा, मंगल आएगा तो कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, हमेशा ऑक्सीजन मिलेगी। इसलिए जंगल को बचाना है तो आदिवासी बचा लो। जंगल को बचाने से आदिवासी नहीं बचेगा, आदिवासी को बचा लोगे तो जंगल अपने आप बच जाएगा, क्योंकि जंगल में ही आदिवासी रहता है। और जंगल में जो सबसे बड़ा जंगल का राजा शेर होता है, उससे उसकी दोस्ती होती है, और उससे दोस्ती अगर हुई तो जंगल को शेर बचाएगा, जंगल के जानवरों की बढ़ती हुई संख्या को कंट्रोल करेगा, और बाकी अन्य जगह में जल जंगल ज़मीन को सुरक्षित करने में आदिवासी माहिर है। और उससे बिना पढ़े, उसके अनुभव इतने हैं कि बिना पढ़े लिखे इतनी जड़ी बूटियों को जानता है कि आज की डेट में रिसर्च अगर हो रहे हैं तो आदिवासी पर रिसर्च हो रहे हैं। भाई साहब ऐसी बात नहीं है, आदिवासी कमज़ोर नहीं है, आदिवासी के ऊपर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है कि जड़ी बूटी का जानकार कैसे बन गया। आदिवासी में ऐसा क्या कि कोरोना वायरस उसको लग नहीं रहा, क्यों नहीं लग रहा है भाई, क्या बात है? कोरोना जिसको विश्व में कोई बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो रहे हैं, अब वो चल रहे हैं आदिवासी की तरफ चला जाए, तो आदिवासी को ज़्यादा कोरोना मार क्यों नहीं रहा इतना? तो बोला कि आदिवासी को पता है क्यों नहीं मार रहा है, वो एक तो वो बिना खाए भी रहा आता है, वो एक तो धूप में 8 घंटे काम करता रहता है, एक तो उसका शरीर कितना टेम्परेचर हो जाता है कि बोलते हैं ना 30-35 से अगर कम है तो कोरोना मारेगा, उससे ऊपर है तो नहीं मारेगा। तो उसके पास टेम्परेचर कभी कम ही नहीं हो पाता, देख लो कूलर लगा फिर भी पसीना पोंछ रहा है। एसी वाला आ जाएगा तो कूलर नहीं, वहाँ एसी लग जाए तो भी पसीना पोंछेगा। इसका मतलब है कि एसी को कोरोना है और देसी को कोरोना नहीं होता है। लेकिन मैं आज के जागरूकता को बताते हुए मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना से डरना तो पड़ेगा, क्योंकि कोरोना दिख नहीं रहा है, वो है कहाँ है कोरोना, ढूंढो मारेंगे उसको, पुलिस फोर्स लगा देंगे, कोरोना मिलवा ही नहीं करता, दिख ही नहीं रहा है, कहाँ है? कुछ भी कर लो कोरोना दिख ही नहीं रहा है। लेकिन है वायरस इतना छोटा हो गया, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब दिखाई देता है। हमारे पास वो हथियार है नहीं, हम देख पाते नहीं, लगता है ये नहीं, पर है यहीं पर दिख नहीं रहा है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, आएगा टकराएगा चला जाएगा, होगा तो शाम को धुलेंगे तो ठीक हो जाएगा। अब भ्रम है लेकिन पावर है कोरोना में, और उसको कोरोना से मात देने के लिए आदिवासी है, वो उस पर रिसर्च हो रहे हैं कि क्या ऐसी इम्यूनिटी पावर है उसके अंदर खोज लिया जाए, और उस इम्यूनिटी पावर को जीन जो है ना उसको दूसरे में डाल दिया जाए। जो सरकारी आदमी है, जो एसी वाला आदमी, उसमें डाल दो ताकि वो भी सर्वाइव करे। आदिवासी रिसर्च सेंटर का केंद्र है, रिसर्च का केंद्र बिंदु है आदिवासी। जड़ी खोजना है तो आदिवासी समाज में, उसकी इम्यूनिटी पावर को देखना है तो आदिवासी समाज में, उसके मेंटल कैपेसिटी को देखना है तो आदिवासी समाज में, और गहरी खाई में कूद जाने की साहस रखता है, ऐसी कौन सा जीन है आदिवासी में, उसको खोज निकालो। ये है ताकत आदिवासियों की। भैया आदिवासी की ताकत को आप खुद पहचानिए, कोई बताने वाला नहीं है। कोई बता देगा कि आप धरती पकड़ है, कोई नहीं बताने वाला। जैसे बता देंगे धरती पकड़ है तो वैसे धरती उठाकर मेरे ऊपर पटक देगा, तो मैं क्यों बताऊं कि आप धरती पकड़ हो? जिंदगी में कभी एहसास नहीं करने देते कि आप धरती पकड़ हो। हमेशा कहते हैं कि आप कुछ भी, आपके कोई चीज़ आपके औकात में नहीं है, आप बड़े कमज़ोर हो, दिमाग ही आपके पास नहीं है, आप इतने गंदे रहते हो क्या? जबकि हम कभी अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाए। ताकत को पहचानिए। मैं तो स्वीपर की ताकत को पहचान पाया था। स्वीपर अगर हड़ताल में बैठ जाए ना तो बड़े बड़े अधिकारी, पूरी सरकार हिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई दफ्तर खुलता है तो पहले स्वीपर ही जाता है, झाड़ू लगाता है, गंदगी को साफ करता है, तो फिर साहब लोग इंटर करते हैं। अगर वो हड़ताल में 1 महीने के लिए बैठ जाए तो कोई साहब अंदर नहीं जाएंगे। एक स्वीपर की जब इतनी बड़ी ताकत तो आप आदिवासी हो, और आदिवासी पूरी दुनिया को सेव करने की सुरक्षा करता है। मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आदिवासी को बचा लीजिए, जंगल अपने आप बच जाएगा। जंगल को बचाने के लिए करोड़ों अरबों खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर जंगल को बचाना तो मैं तो कहूँगा, गुजारिश करूँगा, आदिवासियों को बचा लो। कैसे बचा लो? उसको अच्छी शिक्षा दे दो। अच्छी शिक्षा नहीं, अच्छी शिक्षा, ऐसी शिक्षा कि काबिल बन जाए। क्या? समझने के लिए। कौन सा काबिलियत? वो घास के मैदान वाला इकोसिस्टम एक बार समझ जाएगा ना, सांप को कभी नहीं मारता भी नहीं। बात सही है। सांप देव की पूजा करता है, सांड देव की पूजा करता है, शेर की पूजा करता है। प्रकृति में जितनी भी चीज़ें, गोंड ट्राइबल में हमने देखा है कि उसका 2 या 3 ऐसे कुछ उनको बांट दिया गया है। मैं कोल जाति का ट्राइबल हूँ, हमारे कोल समाज में ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन गोंड ट्राइबल के अंदर आया जब से रिश्तेदारी जुड़ी तो देखा कि यहाँ पर
इनमें गोत्र रहता है और उनको 2-3 कुछ ऐसे जंगली जानवरों को उनको दे दिया था कि आप ये करते हो तो आप ये भाई हो, आप ऐसा ऐसा करते हो, 7 वाले हो, 3 वाले हो, 2 वाले। मतलब कि जितने प्रकृति के अंदर हमारी सुरक्षा देने वाली जो प्राकृतिक क्षमता है उसको गोंड ट्राइबल आदिवासी जो है सुरक्षा करने का कसम खाया है। उस चीज़ को हमने कभी नहीं मारना है, बाकी को दूसरे को खाना है। इस तरह से पूरी प्रकृति को बैलेंस करने का काम इस इकोसिस्टम में एक रोल प्ले करता है आदिवासी समाज भी, इसलिए इकोसिस्टम का एक भाग है। इसलिए प्रकृति को बचाना है तो आदिवासी को बचा लीजिए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा लास्ट में अपनी आखिरी वक्त को विराम देते हुए कि हमें ख्वाहिश नहीं है मशहूर होने की, हमें ख्वाहिश नहीं है मशहूर होने की। अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझको, जिसकी जितनी ज़रूरत थी उसने उतना जाना मुझको। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर कह के चले गए। उसी को हमें अपनाना होगा कि जो कहता है, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का होगा उसको उस रूप में समझेगा। क्योंकि हम जब क्लास के अंदर बोलते हैं बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, तो बेटा ये उत्तर फट से देता है दारू की बात कर रहे हैं क्या? अरे भैया जूस की बात कर रहा हूँ, जूस पिएगा, पानी पिएगा नहीं, कहता है दारू की बात कर रहे हैं। क्यों? वो बेटा जहाँ से आता है उसके घर में इतनी दारू पीते होंगे वो ऐसा का मतलब सन की भी ऐसी चलती है ना। वो दोस्त आया पड़ोसी, हेलो है कुछ, समझ जाता है भाई साहब एक बोतल निकाले, हाँ है ना, तो चले पिए, लोड हुए, गोली भर गई ना, अब उसको ट्रैगर दबाना होता है। अब ट्रैगर दबाए कहाँ? तो घर में छोटे बच्चे, महिलाएं दोनों मासूम होती हैं। उसी को 2-4 लपड़ लगाया और गुस्सा अगर ज़्यादा, चूँकि जो दारू पीता है उससे नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और मैंने साइंस में पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम एक बार टूटा तो जुड़ता ज़िंदगी में कभी नहीं। जनरल नॉलेज में पूछा जाता है कि शरीर के अंदर कौन सी ऐसी कोशिका है जो कभी विभाजित नहीं होती, वो है तंत्रिका तंत्र। और अगर एक बार टूट गई तो जुड़ती नहीं है, दारू पीने से टूट जाती है। जब टूट गई तो दोबारा जुड़वे नहीं करी तो उसका कंट्रोलिंग पावर ख़त्म हो गया, तो जुड़ा नहीं तो कंट्रोलिंग दोबारा आता नहीं। तो दारू पीने वाला ज़िंदगी में लड़खड़ाता रहता है, खुद ही नहीं संभालता, समाज को भी नहीं संभालता, पूरी समाज को ले बैठता है और शिक्षा में लगाई जाने वाला पैसा दारू की तरफ लगाता है। और दारू अगर एक बॉटल 45 रुपए की, घटिया से घटिया 45 रुपए की आती है और एक दिन में एक सुबह एक शाम को पीता है तो 90 रुपये रोज़ खर्च करता है, तो 10 दिन में 900 खर्चा करता है, एक महीने में 27 रुपये खर्चा करता है और 27 गुणे 12 कर दो, साल में कितना खर्च होगा? जरा उतना पैसा अगर बच्चे के पढ़ाई में लगा दें, वो बच्चा कलेक्टर बन के कल जिले का कलेक्टर होगा और वो सारी दारू को छुड़ाने का कार्यक्रम करेगा और जो हमारी तंत्रिका तंत्र टूट गई थी ना तो उसको बचाने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि वाकई नशाखोरी है, गलत नहीं कहते कि बड़ा नशा करते हैं, ये बात सच है। पीते हैं, पीता तो पूरी दुनिया है, पर पीकर किसी को पिटाई नहीं करता। हमारे लोग क्या करते हैं, पिएंगे और 12 बजे रात को आएंगे और बीवी से खाना मांगेंगे। अब बीवी बेचारी खाना खा के सो गई है ना, थक गई है तो नहीं उठ पाती, लेट हो गया, अरे सुने नहीं खाना दो, इतना झकझोरा तो नींद से जाग, बढ़िया सपना देख रही थी अच्छे अच्छे राजकुमार जैसा, कैसे भी वो जागी। हाँ साहब जी पति जी, अच्छा खाना दो, लड़फड़ा रहे हैं, खाना दो, ठीक है नहीं पा रहे खाना दो। ये हालत हमारे समाज की। अब वो बेचारी अगर लेट हो गई तो लिए मुगरी उसको मार दिए, कंट्रोलिंग ख़त्म है ना, तो कंट्रोल ही नहीं, तो इतना मारे कि मुंडी में लग गया, चिट्ट हो गई, पुलिस आई पकड़ के थाना ले गई, उसको मुक्ताने वाला कोई नहीं, ज़िंदगी में सड़ता रहा, उसकी परिवार ख़त्म। कितना? 45 रुपए का बॉटल, 45 रुपए की बॉटल को कुदक के ख़त्म करके पूरे परिवार को ख़त्म किया। और धीरे धीरे वायरस पड़ोसी के यहाँ भी गह जा चुका था। तब हम जागे तो पड़ोसी को कंट्रोल करें, अब तो पूरा गांव गिरफ्त में आ गया, किसको कंट्रोल करें? दारू भी आके वहीं खुलती है जहाँ आदिवासी रहता है। हमारी समझ उतनी नहीं होती कि दारू पीना चाहिए कि स्कूल में पढ़ने जाना चाहिए। बाप ही कहता है पढ़ लिख के करोगे क्या, नौकरी मिलती कहाँ है? मिलती कहाँ है? मिलती होती तो हर कोई खरीद लेता ना, लेना पड़ता है। मिलती का मतलब होता है मिलेगी तो जाके ले लूँगा, और लेना का मतलब होता है कि मेरे पास काबिलियत है, मैं ले के रहूँगा, IAS बन के दिखाऊँगा। इसको बोलते हैं लेना, इसी को बोलते हैं शिक्षा। पर हमारी भ्रम क्या हो जाता है, बोले नौकरी मिलती कहाँ है, तो बोले सही बात है यार, नौकरी मिलती कहाँ है? पढ़ लिख के MA किया है, MSc किया है, घूम रहा है, गैया चरा रहा है, हल चला रहा है, घास काट रहा है धूप में, BTA भी पढ़ लिया, बेटा भी पढ़ लिया, 1000 रुपये खर्च के, नौकरी मिलती कहाँ है?
भैया मिलती बाजार में थोड़ी है, मिलती कैसे? पढ़ लिख करके तैयार हो गए, कंपटीशन किताब पढ़ा, वाइवा दिया, प्री दिया, मेन दिया, वाइवा दिया, उसमें बोलना अगर आ गया तो सिलेक्शन हुआ, कलेक्टर बन के डीएसपी बन के आप आके शासन करते हो। बोलने नहीं आता, लिखना तो अच्छा आता है। प्री में टिक लगाते हैं, टिक लगा लिए, पढ़ाए तो थोड़ा सा याद आ गया तो 25-50 क्वेश्चन कर लिया, सिलेक्शन हो गया, छूट भी है ही है, 50 कर लिया, पास हो गया। मेन में गया तो चूँकि हमको बढ़ाया तो गया, याद करना भी सिखाया गया, लेकिन कैसे लिखा जाए पता ही नहीं है। कैसे लिखें? मछली पानी में रहती है कि पानी में मछली रहती है? बड़ा कंफ्यूज कर देता है पढ़ाई लिखाई। मछली पानी में रहती है कि पानी में मछली रहती है? अब ये इसको ना बताएंगे, अभी कीड़ा छोड़ दिया आपके काटे, 2 अक्टूबर को आऊँगा तो फिर समझाऊँगा, वो जो अभी सर कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मछली पानी में रहती है, पानी में मछली रहती है, ये ज़िंदगी भर एमएससी करके समझ नहीं पाता कि बात सही कह रहे हैं कि मछली पानी में रहती है कि पानी में मछली रहती है। जोर डालता है पर दिमाग इतना कुपोषित है ना, खाना कहाँ देते हैं, लोन रोटी खा ले बेटा, चले जा गई चराने, दूध न देंगे, न घी न देंगे, न काजू न किशमिश छुआड़ा न बादाम, इसी से तो ब्रेन बढ़ता है। ये ज़िंदगी में जब खाता नहीं तो दिमाग उसका काम करता नहीं, जब काम करता नहीं तो मछली पानी में रहती, पानी मछली में दोनों सही है। होगा जो होगा होगा, तो हमसे क्या मतलब, नहीं मालूम जब हम खेत काटा है। यह मेरा हमारे समाज की स्थिति भाई साहब। मैं आखिरी फिर गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे पढ़े लिखे जो बंदे हैं ना, स्कूल में 12वीं पास है तो दूना 4 जानता है। बिना पैसे का अगर सामाजिक है तो बिना पैसे का 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते, उसको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि दूना का होता है 4 होता है। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। क्यों होता है H2O? उसको थोड़ा समझाएं। मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, पढ़ी लिखी बात नहीं बता रहा हूँ। मेरा बच्चा 10 साल का है, एक बच्ची है 7 साल की, उसमें प्रयोग करता हूँ, देखता हूँ कि इनके दिमाग कितना तेज़ है। तो देखा ये कि जब हम जिसको हम पीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, उससे मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश के ज़िले, मध्य प्रदेश के वो फलां ढंग का सिखाते हैं, कल पूछते तो भूल जाता है। उस छोटे से बच्चे को जब बोलता हूँ कि भारत की जितनी स्टेट है उसका नाम बताओ, एक बार बताया, दोबारा वो ऐसे गिना देता है। मेरे को समझ में नहीं आया कि इसका दिमाग काहे का बना हुआ होगा। फिर मेरे को समझ में आया कि ऐसा क्या है, वैसा इसलिए है कि हमारे अंदर कचरा इतना भर गया है कि उसको भरने की जगह ही अच्छी नहीं बची है, तो जो अच्छी चीज़ आती है वो ऊपर चली जाती है, इसलिए हमको याद ही नहीं हो पाता है। और 5 साल का या 10 साल का जो बच्चा होता है उसका दिमाग 0 होता है, और 0 अगर खाली है उसमें जो भी भरोगे वही आएगा। अच्छा भरोगे अच्छा आएगा, खराब भरोगे खराब आएगा। जो एक बार भर दिया ज़िंदगी भर चलेगा। क्योंकि मैं भी काका अंगा पढ़ा था वो पहली कक्षा में, आज भी याद है। और इसी को एक लाइन में लिख दिया, सेंटेंस बन गया। फिर अंग्रेजी ने बोला व्हाट इज़ योर नेम, सेंटेंस बने मेरा क्या नाम है, इसका हिंदी में आ गया आपका क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम। इसको सेंटेंस में कई सेंटेंस लिखा, एक पैराग्राफ बन गया, कई पैराग्राफ लिखा, एक पन्ना बन गया, कई पन्ना लिखा, एक कागज़ बन गया, किताब बन गई, और कई किताब लिखा, एक लाइब्रेरी बन गई। जरा सोचिए कि का से शुरू हुआ था, एक लाइब्रेरी बन गई। क्यों? वो बच्चे की वो एक का से शुरू है दिमाग, वो 0 किताब वाली लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में जिस तरह की किताबों का हम संग्रहण करेंगे उसी तरह हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। अदरवाइज हम उसके दिमाग में, जो छोटा सा बच्चा है उसके दिमाग में हमने 45 रुपए की बॉटल की दारू की पी करके उसकी गंध को उसके दिमाग में डाल रहे हैं, तो उसकी सुगंध को सूंघता है। बीड़ी पी करके धुआं उड़ाते हैं, उसको धुएं को सूंघता है, या फिर चुपके से देख लिया कि पापा जी पी क्या रहा है, पापा जी सुट्टा क्या लगा रहा है, आखिर वो पीता क्यों है। बच्चे में बहुत बड़ी जिज्ञासा होती है, ये जान लो, कभी प्रैक्टिकल कर लो। हमारे में जिज्ञासा तो कम होगी, बच्चे में ज़्यादा जिज्ञासा हो, जो कभी देखा नहीं होता ना, और जो कभी चीज़ नहीं देखा होता जिज्ञासा उसमें ज़्यादा होती है। तो चुपके से देखता है, फिर वो सोचता है कि मिला तो ठीक है, नहीं तो कभी बाटल रखते कहाँ है वो देखता है। देखो इतना तेज दिमाग होता है, रिसर्च, वो बड़ा भारी साइंटिस्ट होता है भाई साहब। जरा एक बार प्रयोग करना आप भी तो पढ़ करके, और वे बेटा देखे ना थोड़ा सा उसको वहाँ वो जाने कहाँ से वो देख करके खिड़की से, अच्छा हमारा है ठीक है ओके। अभी वो उसके दिमाग में भी चल रहा है कि जल्दी जाएंगे तो पकड़ लेगा पापा कि नालायक के देख रहा था, अब यहाँ न छुपाएंगे। तो वो 1 2 दिन 3 दिन प्रयोग उसका चलता रहता है। अच्छा लगता है, यहीं रोज़ अद्धी पी करके छुपा देते हैं। फिर जाता है उसके रात को शाम को, जब देखे पापा हर जोते चलते वहाँ वो सर गया और थोड़ा सा 1 बूंद डाला, बड़े मज़ा आता है, तभी तो पीते हैं। अच्छा थोड़ा सा पिया, थोड़ा 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद, जब 1 बूंद से समुद्र भर सकता है तो 1 बूंद से दिमाग में कितना जल्दी भर जाएगा, जल्दी भर जाएगा, जल्दी पागल होगा। मस्त, क्या मज़ा आ गया, वाह। आज भी पार्टी मनाते, दारू पहले पीते हैं, मुर्गा बाद में खाते हैं। भाई साहब शिक्षा का नाम है, खाते पीते हो आप, खाते पीते हो आप,
कि पीते खाते हो आप, खाते पीते हो आप कि पीते खाते हो आप। इसको समझा लेना शिक्षा है। कैसे? खाते पीते हो। अगर कोई व्यक्ति खाता है फिर पीता है, इसका मतलब शुद्ध आदमी है, दारू तो नहीं पीता। अगर पीता खाता है तो दारूखोर है। पीता खाता है तो दारूखोर है, क्योंकि दारूखोर आदमी पीता है पहले, फिर उसका दिमाग बढ़ेगा, आप लाओ चिकन, फिर खाता है। इसलिए पीता खाता है तो दारूखोर, खाता पीता है तो एक सिंपल आदमी। इसको हम समझा पाए अपने समाज को तो हमारी शिक्षा बड़ी सार्थक होगी। लेकिन क्लास में जा कर के बोले खाते पीते घर के हो कि पीते खाते घर के हो, समझ ही नहीं पाते। बोले हाँ वही है जो आप कह रहे हो। आते हैं तो फिर अपना समझ के जैसा समझो वैसे का। इसी के साथ जय सेवा, जय जोहार। आपने मुस्कुराते हुए चेहरे से आदर्श मुझे सुना। मैं अगर मुस्कुरा रहा हूँ ना, मैं अपने आप में नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, आपकी मुस्कुराहट को देखता हूँ फिर मैं स्माइल करता हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ, मैं खुद ही नहीं देख पाता मैं कैसे मुस्कुरा रहा हूँ। आप मुस्कुराते हैं तो मैं देखता हूँ, और मैं मुस्कुराता हूँ तो आप देखते हैं। दोनों की मुस्कुराहट भिड़ती है तो दोनों मुस्कुराते हैं। अगर ऐसा कर पाए तो समाज को हम बहुत ऊपर ले जाएंगे। धन्यवाद। जय सेवा, जय जोहार, जय गुरुवाणी।